कि जो हम टीवी के पर्दे पर देखते हैं बस वही हिंदुस्तान है, ऐसा सोचने की गलती कभी न करें। तो सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी चाहे अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हो या फिर लंदन के वेम्बले स्टेडियम में, उन्होंने हर जगह उस दौर में मनमोहन सरकार के करप्शन पर ही अपनी जीत को बताया। हमारे देश में एक और दिक्कत है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती। दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है, लेकिन क्या दीमक की दवाई नहीं है क्या? कांग्रेस के दौर में जिस तरह घोटाले हो रहे थे और देश आज ही जा चुका था, उसका जिक्र अमेरिका लंदन में रह रहे भारतीयों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने खूब किया। क्या किसी के घर भरने के लिए जनता का धन होता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों हमने कदम उठाए, उसका परिणाम ये हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। और तो और देश में भी प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चुके, अब करप्शन बंद। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आने से पहले हर चुनावी रैली में दावा भी यही कर रहे थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन 4 बरस बाद बैंकिंग सेक्टर की उघड़ती परतों के भीतर से जो सच सामने आ रहा है, उसमें तो दिख यही रहा है कि खाने वाले न केवल जमकर खा रहे हैं, बल्कि इस दौर में पहले की तुलना में ज्यादा खा रहे हैं और फिर रफू चक्कर हो भी जा रहे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है सिर्फ मोदी राज की शुरुआती 3 बरस में बैंकों में 62,000 करोड़ के बैंक घोटाले हुए। तो क्या बैंक घोटाले ही बैंकिंग सेक्टर का नया सच बन चुके हैं? क्योंकि 2014-15 में 4,639 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 19,455 करोड़ रुपए का चूना लगा। 2015-16 में 4,693 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 18,698 करोड़ का चूना लगा। जबकि 2016-17 में 5,078 बैंक घोटाले हुए और बैंकों को 23,934 करोड़ रुपए का चूना लग गया। यानी शुरुआती 3 बरस में घोटालों की तादाद 14,410 रही और घोटालों में फंसी रकम 62,087 करोड़ रुपए। अब घोटालों के इस गणित को थोड़ा सरल करके समझे तो 3 साल में 1,410 घोटाले हुए और इनमें बैंकों को 62,087 करोड़ रुपए का चूना लग गया। यानी प्रतिदिन 13 से ज्यादा घोटाले हुए। इनमें देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 56 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। और सच यही कि जिस तरह पहले विजय माल्या, फिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बैंक घोटाले सामने आए और उसके बाद लगातार बैंक घोटालों का सिलसिला चल निकला, उससे तय है कि आने वाले साल यानी 2017-18 में घोटाले की रकम कहीं ज्यादा होगी। क्योंकि गौरतलब है बीते 4 दिन में ही पहले यूको बैंक का 621 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया और कल पंजाब एंड सिंध बैंक का 621 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ घोटालों का नहीं, बैंकिंग सिस्टम के ढहने का भी है। और ऐसे में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोले, बैंकिंग सेक्टर की हालत ठीक नहीं और समस्या सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ भी है और बैंकिंग सेक्टर को अब पूरी तरह दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गलत करने वाले बचकर निकल न जाए। लेकिन हो यही रहा है कि गलत करने वाले आसानी से बच निकल रहे हैं। विजय माल्या उसी लंदन में ऐश कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हांगकांग में हैं। तो बैंकों का एनपीए भी इस दौर में 9 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जिसे लेकर सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। तो क्या बैंकों में जमा जनता की पूंजी की लूट को घोटाला माना जाए या न माना जाए? ये सवाल क्या लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में उठेगा और क्या कोई जवाब आएगा? इंतजार कीजिए, वेस्टमिंस्टर का सेंट्रल हॉल सच कर तैयार है। अब सरकारी दफ्तरों में फाइल रोक कर रखने का कल्चर नहीं है, बल्कि जो काम सालों से अटका पड़ा है उसे पूरा करने पर जोर है। तो स्टॉकहोम में भारतीयों के बीच खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने दावा यही किया, उनका जोर तेजी से काम कराने पर है और उनकी सरकार की खूबी यही है कि कोई प्रोजेक्ट अटकता नहीं। पीएम ने दावा किया, तालियां खूब बजी। लेकिन क्या कांग्रेस राज सहित बीजेपी राज में हालात वाकई बदल गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग को देख लीजिए, पुरानी
खस्ताहाल सी ये इमारत दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल की है। यह खस्ताहाल बिल्डिंग के बगल में ही आधी अधूरी सी बनी यह है अस्पताल की नई बिल्डिंग। अब जरा 100 बरस से ज्यादा पुराने इस ऐतिहासिक अस्पताल की नई इमारत की कहानी सुन लीजिए। नई इमारत 2012 में बननी शुरू हुई थी, जिसे 2014 तक पूरा हो जाना चाहिए। जून 2014 में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बिना सूचना के भाग गई। इस कंपनी को 150 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका था, लेकिन बिल्डर के भागने के 4 साल बाद भी केंद्र सरकार एक अदद नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोज नहीं पाई जो इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करे। बिल्डिंग का काम था वो 2011 में अप्रूव्ड हुआ था, 2014 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 2018 चल रहा है, अभी तक बिल्डिंग का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे कई बार बात हुई है, डायरेक्टर से बात हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री में बात हुई है, मेरे पास पेपर्स हैं सारे, जिसमें मैंने इसमें रिसीविंग भी है, पीएमओ को लेटर लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमको ग्राउंड लेवल दिख नहीं रहा कि काम चालू हो गया। हर बार आंसर मिलता है कि हाँ काम होने वाला है, काम होने वाला है। लेडी हार्डिंग अस्पताल प्रधानमंत्री कार्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसकी दुर्दशा की खबर कभी पीएम के कानों तक शायद पहुंची नहीं। और दिलचस्प यह है कि बीते 7 साल में 5 हेल्थ सेक्रेटरी बदल गए, 914 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया गया। बावजूद इसके 4 साल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक निर्माण कंपनी ढूंढ नहीं पाया। नतीजतन मरीज और डॉक्टर पुरानी जर्जर इमारत में काम करने को मजबूर है। डॉक्टरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के रवैये पर विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ लेडी हार्डिंग अस्पताल भर का तो नहीं। देश में कांग्रेस सरकार के राज में जिस एम्स की घोषणा हुई वह भी आज तक बनकर तैयार हो नहीं पाया है। कांग्रेस राज में घोषित 6 एम्स का निर्माण कार्य 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 बरस बीतने के बाद भी 70 से 80% काम ही पूरा हुआ। निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते 2,928 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देश की सरकार पर भी पड़ गया। एबीपी न्यूज ने इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पक्ष जानना चाहा, लेकिन हमें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में साफ है कि सबके लिए स्वास्थ्य का वादा और दावा करने वाली सरकार असल में लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है। यानी लेट लतीफी का दौर मोदी राज में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अलबत्ता प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके राज में प्रोजेक्ट अटकते नहीं, तो समझना यह भी होगा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 359 प्रोजेक्ट के लेट होने से इसकी लागत में करीब 2,05,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये वो प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 78 तो ऐसे जो 5 साल से ज्यादा विलंब से चल रहे हैं। और ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम की है। तो क्या चंद मिनटों बाद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि प्रोजेक्ट लेट नहीं होते? तो दावा अपनी जगह, लेकिन सच यही अभी काम बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जिन लोगों को कोई लोन नहीं देता था, जिनके छोटे छोटे बिजनेस प्लान्स के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनके लिए हमने मुद्रा योजना बनाई। तो देश में रोजगार दिलाने के नाम पर मुद्रा योजना है, और प्रधानमंत्री सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी इसका जिक्र करने से नहीं चूकते। सो स्वीडन में भी भारतीयों के बीच मुद्रा योजना का जिक्र कर ही दिया। लेकिन देश में रोजगार की हकीकत क्या, ये वो तस्वीर बतलाती है। जी, ये तस्वीर है रोजगार की दौड़ की। महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही पद के लिए भर्ती के लिए दौड़ लगानी थी, और शर्त थी कि दौड़ लगाने वालों की योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। पर इस देश में बेरोजगारों की कतार तो दौड़ पर भी भारी पड़ जाती है, और शायद इसीलिए बेरोजगारी की त्रासदी देखी है। सिपाही की दौड़ में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। मैंने एमए किया है। तो एमए करके और भी कई जॉब कर सकते हैं, टीचर के जॉब हो सकते हैं। ये तो 12वीं सिर्फ रिक्वायरमेंट है। तो आप मुंबई पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए क्यों? मुझे पहले से पुलिस बनने का शौक था। लोग हैं, कंपटीशन भी बहुत है, देखना अभी ट्राई करे तो लगी चांस। हमारी तो यहाँ खेती बाड़ी भी नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं, और कहीं हम जा भी नहीं सकते क्योंकि बीए पर ऐसा कोई जॉब नहीं है। तो देश के युवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं, जिन्हें इनके बारे में सोचना है। शायद उन्होंने सोचना बंद कर दिया, तभी तो 1137 सिपाही के पद के लिए 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया। यानी एक पद के लिए तकरीबन 175 लोगों की दावेदारी।
और सिपाही के लिए आवेदन करने वालों में 423 तो बीटेक धारी इंजीनियर हैं, 167 MBA हैं, 543 MCOM हैं, 34 BMMS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके ऐसे भी शामिल हैं। कहीं न कहीं सरकारी नौकरी की चाहत है, साथ ही साथ कुछ की इच्छाएं हैं कि वो पुलिस की वर्दी पहने और इसलिए वो दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, तमाम गर्मी के बीच और रात के समय इसी हाईवे किनारे सोते हैं, मच्छर काटते हैं, लेकिन इन तकलीफों के बीच वो परीक्षा दे रहे हैं। तो फकत मुंबई में सिपाही भर्ती का ये हाल और इससे पहले रेलवे की C और D ग्रेड के 90,000 पद के लिए 3 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। रेलवे वालों ने छांटा और 2.5 करोड़ आवेदनों को मंजूर भी कर दिया। और साल 2017 में मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती आई 9,235 पद के लिए और आवेदन 10 लाख से ज्यादा। और 2017 में यूपी विधानसभा में 367 चपरासी की पोस्ट निकली थी। आवेदन करने वालों की तादाद 22 लाख। भर्ती रद्द करनी पड़ी। तो इन सब भर्तियों में आवेदन करने वालों में इंजीनियर भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले भी हैं, PhD वाले भी शामिल हैं। और केंद्र सरकार ने 2 बरस में 2,53,000 नौकरियां दी। खुद बजट डॉक्यूमेंट में सरकार ने ही माना। तो ऐसे में लंदन में रोजगार के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहें, इसका इंतजार तो सभी को है। पर इससे पहले विदेशी जमीन पर ही कांग्रेस के नेता ने बेरोजगारी का सवाल उठाया है। There are 2 clear threats facing our country today. The first is our government's inability to provide jobs for our people. तो राहुल गांधी ने बेरोजगारी का सवाल छात्रों के बीच ही उठाया और अब चुनिंदा 2000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री मोदी लंदन में क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लंदन में हैं, लेकिन कठुआ और उन्नाव की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में जो चिंता उभरी वो लंदन में भी है और प्रधानमंत्री का पीछा छोड़ नहीं रही। स्क्रीन पर देखिए ये वही लेटर जो लंदन में पढ़ने वाले छात्र और छात्र संघों ने प्रधानमंत्री को लिखा। ये सवाल पूछते हुए कि रेप जैसी घटना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास उपाय क्या है। इशू सिर्फ एक सिंपल इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर जब हम इसे रोकेंगे नहीं, अगर कुछ इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और हम है भारत का यूथ, हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो हमने प्रधानमंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से ये उन्हें लेटर लिखा है कि इसे कैसे रोका जाए, एटलीस्ट वो कुछ स्टेप करें। मेरे हिसाब से हमें इसे एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। इट्स अ सेंसिटिव इशू राइट नाउ। हम जब तक पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते रहेंगे, वी वोंट बी एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ब्रिटेन में द नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन ने कुल 19 भारतीय छात्र संगठनों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर खत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से इस गंभीर मुद्दे पर जवाब भी मांगा और कहा भी कि आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाते हैं, तो फिर अब उठाते क्यों नहीं। क्योंकि अगर कुछ बदला होता तो हम आज बैठ के ये डिबेट ना कर रहे होते। क्योंकि अगर कुछ बदला होता तो हमें इस तरह से एक ओपन क्वेश्चन ना पूछना पड़ता। बिकॉज द थिंग इज, देखो, रेप इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। रेप पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में भी होता है और हर जगह होता है। लेकिन हमारी कंट्री में हमारा राइट बनता है ये जानने का कि हम क्या एक्शन लेंगे। वी होप कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि अगर वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। मतलब ये संवेदनशील मुद्दा देश से बाहर के भारतीयों की संवेदनाओं को भी झकझकोड़ रहा है। वो देश के भीतर की हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिन्हें सत्ता संभालने के बाद से ही मोदी खूब तवज्जो देते रहे, यानी NRI। पर ब्रिटेन में जो सवाल उठाया गया उसका जवाब है क्या, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास देश में कुछ करने के लिए 1 साल का वक्त बचा है। और इन सब के बीच बच्चों के हक की आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था ने जो आंकड़ा जारी किया वह भी हैरान करने वाला ही है। बीते 3 बरस में दिल्ली में बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में 34% की बढ़ोतरी हो गई। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कुल मुकदमों में पीड़िता को न्याय पाने में 13 बरस का वक्त लग सकता है। और ये आंकड़े सिर्फ राजधानी दिल्ली के, जहां प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उनका दफ्तर भी चलता है और उन्हीं की सरकार के मातहत दिल्ली पुलिस भी है। तो बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर देश में जो चिंता है उससे न सिर्फ ब्रिटेन के भारतीय छात्रों को परेशान कर दिया, बल्कि अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने लेख में
इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के लिए चेतावनी तक दे डाली। भगोड़े कितनी बड़ी तादाद में लंदन में मौजूद हैं और आश्वासन के भरोसे काम चल जाएगा क्या 2019 तक? इस रिपोर्ट को देखिए। विजय माल्या, ललित मोदी, संजीव चावला, टाइगर हनीफ, क्रिश्चियन माइकल, नदीम सैफी, रविशंकरन और रेमंड वार्ले। इन नामों को मिलाकर कुल 14 भगोड़े ऐसे जिनकी तलाश हिंदुस्तान को है, लेकिन ये ब्रिटेन में ऐश फरमा रहे हैं। इन नामों की सूची खुद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 3 महीने पहले यूके को सौंपी थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन पहुंचे, 3 साल में दूसरी बार पहुंचे। उम्मीदों के मुताबिक मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने विजय माल्या और ललित मोदी के प्रत्यार्पण का मुद्दा भी उठाया, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से इस पर कुछ ठोस कहा नहीं गया। यह सवाल अब भी बना हुआ है। काफी केसेस हैं, कुछ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमारे जो एजेंसीज हैं और जो होम मिनिस्ट्रीज हैं, ये तो हमारा डायलॉग रहता है, इस पे हरदम रहता है, और कोऑपरेशन भी काफी हो रहा है दोनों देशों के बीच में। कहने को तो सहयोग है, लेकिन सहयोग ब्रिटेन की अदालतों में ही फंस कर रह जाता है। नतीजा, आपकी हमारी कमाई डकारने वाले ब्रिटेन में चांदी काटते हैं। हिंदुस्तान और ब्रिटेन के बीच 30 दिसंबर 1993 को प्रत्यार्पण संधि हुई थी, और तब से लेकर अब तक भारत सिर्फ समीर भाई वीनू भाई पटेल का प्रत्यार्पण कराने में कामयाब रहा। समीर भाई 2002 में गुजरात दंगों के आरोपी था। अत्याचार, मृत्युदंड और राइट टू फैमिली जैसे कानूनों का हवाला देकर ब्रिटेन की अदालत अक्सर भगोड़ों का प्रत्यार्पण रोक देती है, और विजय माल्या सरीके लोग धुएं का छल्ला बनाकर ब्रिटेन की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं, क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते हैं। और मोदी राज में सबसे पहले 9,000 करोड़ का घोटाला करके विजय माल्या ने देश छोड़ा। सरकार की सुस्ती का फायदा उठाकर मामा भांजा यानी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो घोटालेबाज देश छोड़कर रफूचक्कर हो गए और सरकार दूसरे देशों से उम्मीद आस लगाए बैठी है। ऐसे में सवाल यही, आपकी और हमारी मेहनत का पैसा कब तक यूं ही देश के भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाली सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा? ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल क्या वेस्टमिनिस्टर के सेंट्रल हॉल में आज प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे? इंतजार कीजिए, वेस्टमिनिस्टर सच कर तैयार है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।